हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगा जो कि भारतीय संविधान का एक पार्ट 3 का हिस्सा है। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 भी करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको अनुच्छेद 1 से 35 तक कराया, उसके बाद पार्ट 2 में अनुच्छेद 36 से 151 तक कराया। दोस्तों, आपको उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो यहाँ चालू करते हैं हम भाग 6 से। और दोस्तों, आज यहाँ दिल थाम कर बैठना, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज में इसको हमें निपटाना है। कोशिश करेंगे 395 अनुच्छेद तक हम पहुँच जाएं। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो है भाग है 6। इस भाग में दोस्तों बताया है राज्य अनुच्छेद जो है राज्य के बारे में बताया है, ठीक है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी। सबसे पहला है अनुच्छेद 152। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, और जिस पर मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ दोस्तों, उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 है राज्य की परिभाषा। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राज्य की परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में राज्यपाल का उल्लेख। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का उल्लेख अगर आपसे कोई पूछे तो किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 153 में। और दोस्तों, मेरे बराबर में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, ऊधम ज़्यादा है, तो आप उस पर ध्यान मत देना। आप जो है अपने अनुच्छेदों पर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद 154। दोस्तों, अनुच्छेद 154 में बताया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो राज्यपाल के अंदर निहित होंगी, ठीक है। राज्यपाल के अंदर निहित होंगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है अनुच्छेद 155। दोस्तों, थोड़ा स्पीड भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, जो हमारे भारत का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है कैसे होगी, सॉरी, राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो उसकी नियुक्ति जो है 155 के तहत होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राज्यपाल का कार्यकाल। दोस्तों, जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होगा, ये जो है अनुच्छेद 56 के तहत बताया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। इसका कोई कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, ठीक है, 156 अनुच्छेद के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में बोल रहे हैं राज्यपाल की योग्यताएं। दोस्तों, राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, ये राज्यपाल की जो है 157 अनुच्छेद में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। दोस्तों, कुछ शर्तें होती हैं, किसी भी पद पे हम अगर बैठाए जाएंगे तो उसके लिए हमें कोई शर्त होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उस शर्तों के अनुसार ही चलें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का जो है शपथ ग्रहण जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 159 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट अनुच्छेद जो है 160। दोस्तों, अनुच्छेद 160 में बताया है कि कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन। दोस्तों, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की जो कृतियां हैं उनके बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 161। अनुच्छेद नंबर 161। इसमें दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की संबंधित शक्तियाँ। दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना कॉपी पर, ये किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी शिफ्ट में आके गिरेगा, ठीक है। यह है अनुच्छेद 161, ये नोट करके रख लेना कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट अनुच्छेद 62। इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, ठीक है। कार्यपालिका की जो शक्ति है राज्यपाल की, वो उसका विस्तार कहाँ पर है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 162 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। दोस्तों, राज्यपाल की जो सहायता है वो और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कितने में है? 163 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। दोस्तों, जो मंत्री हैं उनके बारे में अन्य उपबंध भी किए जाते हैं, उनका जो उल्लेख है वो किस में है दोस्तों? वो है 164 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 165। दोस्तों, अनुच्छेद 165 में बताया है कि राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। दोस्तों, एजी जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। दोस्तों, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का सबसे बड़ा जो है वकील माना जाता है, वो अनुच्छेद 165 के तहत माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 166 में दोस्तों बताया है
कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। दोस्तों राज्य के कार्य का जो संचालन है वो किस तरीके से होगा, ये अनुच्छेद किस में बताया है, अनुच्छेद 166 के तहत बताया है। ठीक है, उसके बाद 167 इम्पोर्टेंट नहीं है, 168 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यों के विधानमंडलों में गठन का प्रावधान, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 168 जो है राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है 168 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद 169। दोस्तों नेक्स्ट जो अनुच्छेद 169 है उसमें बताया है कि राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, ये तो 169 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद 170 पे आते हैं हम। 70 दोस्तों बोल रहा है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। दोस्तों विधानसभाओं की जो संरचना है उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जो है ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा विधानमंडल के बारे में है, ये आप जो है स्क्रीनशॉट मार लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 175 पर। 175 है दोस्तों अभिभाषण और संदेश का अधिकार। ठीक है, किसमें 175 अनुच्छेद में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। दोस्तों इसका अधिकार जो है 175 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो अनुच्छेद 176 के तहत माना जाएगा। उसके बाद सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार, ये जो है छोड़ो, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे लगा लेना। 178 के तहत जो है विधानसभा के जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 169 विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, 169 में जो है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। दोस्तों अगर हम किसी भी विधानसभा पर जो है नेता को हटाना है, कुछ भी करना है, तो दोस्तों किसके तहत करेंगे हम, वो करेंगे 169 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 180 अनुच्छेद 180। ये दोस्तों बता रहा है विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इम्पोर्टेंट 181 है दोस्तों, यह है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, तब पीठासीन अधिकारी नहीं माने जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद का दोस्तों एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, ये कौन कहता है हमारे लिए 182 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 83 दोस्तों विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, ये अनुच्छेद 183 के तहत। नेक्स्ट 84, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे आप हटा लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों इन्हें मत करना, ठीक है, आप इन्हें नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल की तरफ। ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट, हाँ दोस्तों यहाँ से चालू है, ये रखना याद। यहाँ से दोस्तों ये है हाल ही में भी विधेयक के बारे में दोस्तों कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से विधेयक, अपना वक्फ बोर्ड विधेयक जो है वो, और काफ़ी विधेयक हैं, तो उसमें से आपको जो है धन विधेयक के बारे में भी पढ़ने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी विधेयक जो है जो बना है वक्फ बोर्ड के बारे में, तो विधेयक से संबंधित कई प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 199 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 200 में दोस्तों विधेयकों पर अनुमति। दोस्तों अभी हाल ही में एक क्वेश्चन यानी एक घटना नहीं, मतलब एक बिल जो है लागू हुआ है दोस्तों। उस बिल में जो है एक विधेयक पर अनुमति हुई है, तो विधेयकों पर अनुमति जो है अनुच्छेद 200 के तहत दी जाती है, जो कि हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हुई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, विचारों के लिए आरक्षित विधेयक इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों ये बजट के बारे में है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों बोल रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में। दोस्तों जो विधानमंडल में
वार्षिक जो है विधानसभा में जो है विधानमंडल में वार्षिक जो वित्तीय विवरण होगा वो अनुच्छेद 202 के तहत होगा दोस्तों। विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विनियोग विधेयक इम्पोर्टेंट नहीं है। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है 213, ये बोल रहा है दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। ये दोस्तों आपका फंसेगा ही फंसेगा, ये क्वेश्चन आपका फंस रहा है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पढ़ा हुआ मिलेगा ये। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 214 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा रुकना पड़ा था, बीच में मैंने रोक दिया था। तो अनुच्छेद 217 से चालू करता हूँ मैं दोस्तों। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 216 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है, उच्च न्यायालय के उल्लेख का गठन है। नेक्स्ट दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा हमारा अनुच्छेद है हमारा नियुक्ति वाला 223 दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है तो दोस्तों 223 अनुच्छेद के तहत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख लेना, उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की बारे में, ठीक है। तो ये तो आपके लिए रामबाण होने वाला है, ये ज़रूर मिलेगा आपको अनुच्छेद 226, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 227, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। और आते हैं संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। हम अब जो है इसको पढ़ते हैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, अभी हमने राज्य पढ़ा था, अब केंद्र पढ़ेंगे, ठीक है, केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, ठीक है, राज्य के जो संघ के राज्य क्षेत्र हैं उनके शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 239 में मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग 9 से 10 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भाग 9 से 10 इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है दोस्तों अनुच्छेद 243 अरे ये तो दोस्तों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे आप जरूर लिख लेना, ये आपके एग्जाम में फंस सकता है। अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख, ठीक है, और ये भी अनुसूचित जातियों वाला 244 अनुच्छेद 244 के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, ये भी आप लगा लेना। और इसका जो मेन फ़ायदा है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और भी जो 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं दोस्तों, 7 सिस्टर वाले राज्य का मतलब है जो भारत के जो हमारा भारत है उस भारत के जो हिस्से में जो पूरब की तरफ राज्य हैं, जो 7 राज्य हैं नागालैंड वगैरह जो, तो ये वाले ठीक है, ये वाले जो राज्य हैं भारत के, इन सबको जो है विशेष अधिकार जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए 244 के तहत मिला है, ठीक है। नेक्स्ट भाग 11, ठीक है, भाग 11 में दोस्तों बताया है, भाग 11 के अनुसार जो है संघ और राज्य के बीच संबंध, दोस्तों जो केंद्र और राज्य है उसके बीच संबंध बताया है। तो संबंध क्या है पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 245 के तहत संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है। उसके बाद दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, वित्त संपत्ति पढ़ना है दोस्तों, वित्त संपत्ति पढ़ना है आपके लिए। वित्त संपत्ति जो है भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से संबंधित है और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 300A भी मिला दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 300A जो कि पहले मौलिक कर्तव्य हुआ करता था और अब इसको जो है कानूनी एक्ट बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये छठा जो है मौलिक कर्तव्य था, उसके बाद इसे कानून बना दिया गया है। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 266, ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख, दोस्तों भारत की जो निधि है संचित की हुई उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 266 के तहत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वित्त आयोग की सिफारिशें, जो सचिव वित्त आयोग का उल्लेख, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट व्यापार करने के अधिकार, संविदाएं, संपत्ति का अधिकार, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है,
संपत्ति का अधिकार इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके धर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में। और पहले कहाँ पर था? मौलिक अधिकारों में। ठीक है, छठा मौलिक अधिकार था ये, मतलब मौलिक अधिकारों में जो है छठे नंबर का था। ठीक है, उसके बाद भाग 13 और 14। ठीक है, भाग 13 और 14 इसमें जो है बताया है अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। दोस्तों भाग 13 अगर आपसे पूछा जाए 13 और 14, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं, केवल भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 309। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये आपको करना पड़ेगा। ये जो है अनुच्छेद 309 के तहत संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती है और सेवा में शर्तें। दोस्तों इसी के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है इसी तरीके से इसको याद रखना होगा। ये क्या है दोस्तों? हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 312, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अनुच्छेद 312। ठीक है, याद रख अनुच्छेद 312 आपका हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 313, इसमें संक्रमणकालीन उपबंध है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 315, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लिए आप जो है जितनी बार टिक लगा लें उतना ही कम है आपके लिए। तो दोस्तों आपको टिक लगाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको लिए जो है लगाना, दोस्तों बच्चे ऊधम कर रहे हैं, थोड़ा बाहर खेल रहे हैं तो रोक भी नहीं सकते, तो आप लोग यहीं पर ध्यान देना दोस्तों। तो अनुच्छेद जो है 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको जितनी बार टिक करें उतनी बार कम है दोस्तों। ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छी तरीके से संजो के रख लेना। आपको जो है ये याद करना पड़ेगा। संघ और राज्यों के लिए जो है, दोबारा से दोस्तों अभी थोड़ा बीच में रुक गया था, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ और लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और पीसीएस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। और दोस्तों 323A में है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग 15, ये तो आपके लिए रामबाण होने वाला है दोस्तों। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में है, 324 से 329 अनुच्छेद के अंदर। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के जिम्मेदार होगा। आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा चुनाव आयोग 324, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 326 से दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन व्यय मतदान। दोस्तों हमें वोट देने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों वो है 326 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। ठीक है, ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद भाग आ जाता है, पहले हमारा भाग को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। भाग है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो दोस्तों ये SC/ST वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना। तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई कि किस अनुच्छेद के तहत जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है वो मिलता है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक है, क्लियर आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद है 331 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है 331। अनुच्छेद 31 बोल रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, 331 के तहत क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। दोस्तों ये आंग्ल क्या है? आंग्ल दोस्तों जो विदेशी सदस्य होते हैं उनको जोड़ा जाता था, अब जो है ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। ठीक है, क्या है? विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 333 विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मत याद करना, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है दोस्तों आपके लिए अनुच्छेद 338,
ये बोल रहा है अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। तो राष्ट्रीय आयोग का जो उल्लेख है वो कहाँ है दोस्तों? 338 में। और 338A में क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए। 338A में क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38B के तहत, ठीक है, अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या? 338B अनुच्छेद में। उसके बाद 341 में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी, ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 42 में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 17, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये भाग 17 है, राजभाषा का उल्लेख। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं 43। अनुच्छेद 43 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में जो बोल रहा है वो बोल रहा है दोस्तों कि संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा का उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन, ठीक है, समिति का वर्णन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है 345 के तहत राज्यों की राजभाषा। उसके बाद 346 के तहत है दोस्तों, 346 के तहत है संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा, ठीक है। उसके बाद है 348 में बोल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, ये है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 51 में है दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है, हिंदी भाषा विकास के लिए जो निर्देश दिए जाएंगे वो अनुच्छेद 51 के तहत दिए जाएंगे। अब आता है भाग 18। भाग 18 में दोस्तों थोड़ा आपातकालीन के बारे में बताया गया है। 360 तक है दोस्तों अनुच्छेद। तो पहला है 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 53 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 56 में है दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन। उसके बाद अनुच्छेद 58 में है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अब दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि 352 याद रखना है, 356 याद रखना है और 358 याद रखना है। और 360 भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, 360 भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अगर आपसे आपातकाल पूछ ले तो आप बता सकते हैं वित्तीय आपातकाल 360 में हुआ था, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों बताया है कि 361 अनुच्छेद 361 में जो है बता रहे हैं अनुच्छेद भाग 19 है और अनुच्छेद जो है 361 है। उसके बाद बोल रहे हैं राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 364 में दोस्तों है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। दोस्तों महापतन क्या होता है आपको ये नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है एक प्रकार से बंदरगाह होता है जहाँ जहाज आके रुकते हैं पानी वाले। और विमान तो आपको पता होगा जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह है, उन क्षेत्रों में के बारे में विशेष उपबंध दिए गए थे 368 में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट